So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Business Study chapter number 3 Business Environment और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और एक वन शॉट रिवीजन के साथ और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और एक शॉर्ट वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इन तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है, ऑल इंडिविजुअल्स प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जहाँ भी नाम आए और आपसे बोला जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर किन चीज़ों को मिला के बनता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ऑल इंडिविजुअल्स एफर्ट्स को मिलाकर, जनरल इंटरेस्ट को मिलाकर और साथ ही जो भी हमारी अदर फोर्सेस होते हैं उन सबको मिलाकर इनका सम जो आता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का आता है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम देखिए इस पर मूव करते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हम। अब देखिए फर्स्ट फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट फीचर आता है हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स। यहाँ हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या क्या होते हैं ये सारे फीचर्स जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। देखिए स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है कि जो कि बिजनेस के थोड़े पास से फोर्सेस लग रहे हों। अब फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी दुकान के अंदर कोई सामान कम है तो हमारा कस्टमर आकर बता देगा कि सर आपके यहाँ दुकान पे ये सामान कम है, आप ये मंगवा लीजिए। तो इसी तरीके से ये तो रही स्पेसिफिक फोर्स की बात, यानी कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर तो हैं बट हमसे दूर नहीं है, हमारे पास में ही है। तो ठीक है, ये स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आता है। अब बात करते हैं जनरल फोर्स की। देखिए जनरल फोर्स का मतलब होता है कि बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर से फोर्सेज आ रही हैं। तो बाहर से फोर्सेज इन द सेंस यानी कि दूर से फोर्सेज आ रही हैं जो कि उनका हम समाधान हाथों हाथ नहीं कर सकते, जैसे कि टेक्निकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कई सारे एनवायरनमेंट होते हैं, कई सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उन इश्यूज़ के बेस पे जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही हैं उनके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ रहा है, तो वो जनरल फोर्सेस के अंदर आ जाती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं देखिए इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि कभी कभार कुछ फैसले ऐसे होते हैं बाहर के जो कि किसी के लिए तो फ़ायदा देते हैं तो किसी के लिए कम परेशानी पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि कोल्ड ड्रिंक जो पीना है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, हमें पीना ही नहीं चाहिए। किसी बड़े डॉक्टर ने बोल दिया कि कोल्ड ड्रिंक जो पी रहा है उसे ये बीमारी हो रही है, उसे ये बीमारी हो रही है, तो उससे क्या होगा। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों की तबीयत ख़राब हो रही होगी वो उनकी डॉक्टर की कमाई बढ़ जाएगी और दूसरा ये कोल्ड ड्रिंक की सेल गिर जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया अगर हम समझें तो इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि फैसला सेम ही है बट उसके दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग हैं। कई जगह दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो किसी जगह दूसरा, किसी के लिए फ़ायदा हो सकता है तो किसी के लिए नुकसान। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बनी रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कभी भी कैप्ड नहीं रहता, यानी एक ही नहीं रहता। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। तो अपने आप को हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो कि बाहर चल रहा है उसके बराबर उसके मुताबिक अपने आप को ढालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ बनी रहती है। का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो कि हमारी लोकल कंडीशंस होती हैं उससे रिलेट करता हुआ चलता है। तो जितनी भी लोकल कंडीशन से रिलेट कर रहा है तो उसको रिलेटिविटी के अंदर डिटरमाइन किया गया है। फोर्थ और फिफ्थ आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक सर्टेन वे में बनी नहीं रहती, काफ़ी सब चीज़ें अनसर्टेंट रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि आप ये हम दिल्ली के अंदर व्यापार कर रहे हैं कपड़ों का, तो यहाँ तो जो भी कपड़े बेको चली जाएंगे, चाहे वो सर्दी को चाहे वो गर्मी की हो। बट यही काम अगर हम कश्मीर में करने लग जाएं तो कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सर्दियों के कपड़े चाहिए होंगे। सर्दियों का व्यापार करेंगे तभी हमारा वो काम चल पाएगा। तो बेसिकली जिस जिस जगह पे हम अपनी बिजनेस की ब्रांचेस खोलते हैं तो हमें उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बहालना पड़ता है। ये नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, एनवायरनमेंट कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सिक्स्थ आता है हमारे पास, सिक्स्थ आता है डायनेमिक नेचर। देखिए डायनेमिक नेचर ऐसे बना रहता है, यानी कि जितने भी हमारा बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक वे में काम करता है। डायनेमिक इन द सेंस अल्टीमेटली हमारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की तो वो भी डायनेमिक वे में काम करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर हम काम कर रहे हैं उसमें तो वो वही करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बाहर की जब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब देखिए सेवंथ फीचर आता है हमारे पास टोटलिटी एक्सटेंड
एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटली डिपेंड रहता है किस पे, बाहर की चीज़ों पे। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बनता है वो कैसे बनता है, ऑल इंडिविजुअल, जनरल इंटरेस्ट एंड देन अदर फोर्सेस को मिला के हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसी तरीके से जो हमारा देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड है, टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है। सो आई होप आपके फीचर समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमें कुछ देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी जितने भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित, अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हमने फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट उसको अच्छी तरीके से समझा होगा तो हम इसकी इंपॉर्टेंस खुद ही बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द मूवर फर्स्ट एडवांटेज, यानी कि इससे हमारी कंपनी को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम ये एडवांटेज पहचान सकें, हम अपॉर्चुनिटी पहचान सकें कि अब कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है और उसी के मुताबिक सबसे पहला हाथ हम ही मार लें उस पर। तो बेसिकली ये सब हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। फिर इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि हमें एक्सपीरियंस इतना तगड़ा दे देता है कि हम आने वाले सिग्नल्स को, जो चल रहे हैं सिग्नल्स, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम समझ जाते हैं और उसी हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। और इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी इसके हिसाब से हम जितनी भी यूजफुल रिसोर्सेज होती हैं उसको हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारी कितनी रिसोर्सेज हैं, कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। तो उन सब के मुताबिक जब हम अपने आप की चीज़ें बनाने लग जाते हैं तो हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो उनका फुल्ली यूटिलाइज होता है, ना ही कम होता ना ही ज़्यादा होता है। अब देखिए, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी रैपिड चेंजेस का मतलब क्या, अगर हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को जान लेते हैं, बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है हमें वो जान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, अकॉर्डिंग टू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, तो उससे हम अपने आप को डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद डेवलप करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर कोई डायनेमिक इन्वायरमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमने अपने आप में डेवलपमेंट की है तो। अब देखिए, इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि अपने आप में असिस्टेंट करने शुरू कर देता है प्लानिंग को और जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं फॉर्मेशन की उसके हिसाब से। सिक्स्थ आता है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी कि जब अल्टीमेटली हम इन सभी कामों का परफॉर्मेंस देते हैं, यानी इन सब चीज़ों पे चलते हैं, तो बेसिकली हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है, ना ही कम होती। तो इसी तरीके से हमारे कुछ 6 इंपॉर्टेंस आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तब बन जाएंगी जब आप फीचर्स और इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस के अंदर, एंटरप्राइजेस के अंदर चल रहा हो, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस के, हमारी एंटरप्राइजेस के बाहर हो। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि हमारी बिजनेस को अंदर से रेगुलेट कर रही हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, मेथड, और क्या आती हैं, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, अगर इनमें से एक भी ख़राब होती है तो वो इफेक्ट कहाँ जाता है, हमारे अल्टीमेटली मैनेजमेंट के बाहर भी जाता है, अंदर भी जाता है। तो इसलिए देखा जाए तो जितना ज़रूरी बाहर का एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस में, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा बिजनेस टोटली डिपेंड है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मेथड्स हैं, मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे रिलेट करती हैं। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला तो माइक्रो मतलब ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और दूसरा आता है मैक्रो, यानी कि जनरल एनवायरनमेंट। तो दोनों नाम में आपको याद रखने, कुछ भी आ सकता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को देखो इस तरीके से समझते हैं कि बेसिकली ऐसा बाहर का एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस से ज़्यादा दूर ना हो, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के बाहर तो हो बट वो ज़्यादा दूर ना हो, हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उनसे कर सकें, जैसे कि कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर एंड पब्लिक। अगर इनमें से कोई भी इशू होता है तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसी जगह पर हमारे मैक्रो यानी जनरल एनवायरनमेंट को आप समझ ही गए होंगे, जिस तरीके से बिजनेस के बाहर तो है बट पास में है, और यहीं पर अगर ये बिजनेस के बाहर है तो काफ़ी दूर है, जो कि हमारा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता इन सभी इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो इन सभी को जो कि बिजनेस के काफ़ी दूर हैं, जो कि हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो वो सब मैक्रो यानी जनरल एनवायरनमेंट के अंदर रिलेट किए गए हैं। सो आई होप आपके समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट जोन कंप्लीट भी होता है। अब हम सेकंड जोन की तरफ मूव करते हैं और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट्स। अब हमें टॉपिक मिलता है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन वो होता है कि जब कभी गवर्नमेंट लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो कि इकोनॉमी में मनी चल रही होती है, उसको बंद कर दे
और ये बोले कि आज से ये मनी लीगल नहीं है। अगर आपको मनी इकोनॉमिक के अंदर ग्रो करनी है तो जो हम इशू कर रहे हैं आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो कभी कभार ये गवर्नमेंट करती है और हिंदुस्तान के अंदर ये एक बार हुआ है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन जो फर्स्ट बार टाइम हुआ था हमारा, तो उसके अंदर 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और उसी के बेस पे डीमोनेटाइजेशन चला था, ठीक है। और लीगल टेंडर मनी को बिल्कुल इनवैलिड कर दिया था। अभी कभी कभार डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करती है? तो गवर्नमेंट ये इसलिए करती है ताकि जितने भी लोगों के पास ब्लैक मनी है वो बाहर निकल कर आ सके, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि एक्चुअल में हमारे पास टैक्स कितना आना चाहिए था और कितना आ रहा है। क्योंकि देखिए टैक्स जो है वो हर कोई बचाता है, चाहे कितने बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ वो तिकड़म लगा के कुछ ना कुछ चीज़ें कम करता है ताकि उसे टैक्स जो है वो आगे कम देना पड़े। तो बेसिकली जब लीगल टेंडर मनी को जब मनी वो गवर्नमेंट हमारी इनवैलिड कर देती है तो वो तो लीगल रहती नहीं है, तो वो अल्टीमेटली जितना भी कैश होता है वो सब बाहर आ जाता है। तो इसके फीचर्स देखिए क्या क्या होते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, यानी कि टैक्स को अच्छी तरीके से मेज़र करने में मदद कर सकते हैं कि कैसे आखिर हमारे पास कितना टैक्स आना चाहिए था, कितना आ रहा है। और टैक्स कन्वर्जन ऑन कंट्रोल मेजर, यानी फुल्ली कंट्रोल देता है हमारा टैक्स के ऊपर कि क्या क्या सिस्टम चलना चाहिए। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए जब अब क्या होता है, जब कभी कभार ये सब चीज़ें होने लगती हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जो हुआ था तो उससे लोगों के पास फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू अपनी सेविंग करना वो शुरू कर देते हैं। यानी कि अब कोई सेविंग करना चाहेगा तो अपने घर में यही जगह पे सेव करता रहेगा, पैसे करता रहेगा, बट वही देखेगा कि भाई कहीं भी डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, जो मैं अपने पैसे जमा कर रहा हूँ वो कूड़ा भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके तो कोई वैलिडेशन रहेगी नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। अब आप कहीं 2000 रुपये का नोट लेके जाओ जो बंद हो गया है तो कोई लेगा थोड़ी, चाहे वो कितने बड़ा नोट सही। तो इसी तरीके से बताया गया है कि जब हम सेविंग करना शुरू करते हैं आफ्टर डिमोनेटाइजेशन तो हम बैंकों के अंदर जमा करना शुरू करते हैं। तो जब बैंकों के अंदर हमारा पैसा होगा तो चाहे कितना ही डिमोनेटाइजेशन हो जाए बैंक हमें बदल के ही देगा पैसे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। और फोर्थ आता है हमारे पास लेस कैश क्रिएट इन इकोनॉमी। तो बेसिकली जब जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के पब्लिक में लोग हैं वो जब बैंकों के अंदर अपने पैसे जमा करने लगेंगे तो इकोनॉमी के अंदर कैश बचेगा ही नहीं। और अल्टीमेटली इससे भी फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को। यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में जाएगा, बैंक आगे लोन देंगे तो फिर वो इंटरेस्ट आएगा जनरेट होकर, तो उससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा बैंक में होगा, ठीक है, FD करवा लेते हैं लोग, RD करवा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें इसीलिए ही होती हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब इन फीचर्स के बाद इकोनॉमी कुछ रिफॉर्म्स निकाली गई इकोनॉमिक, इसको भी याद रखना है सिंस 1991। देखिए वो क्यों, यानी जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय में हमारी जो सिचुएशन थी इकोनॉमी की वो काफ़ी क्रिटिकल थी। 75% लोग आबादी के खेती पर निर्भर थे और 80% आबादी किसको क्या थी? अनपढ़ थी, ना कोई जानती थी पढ़ना लिखना ना कुछ। और जो 20% आबादी बची है वो भी कोई ग्रेजुएट नहीं थे, वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते थे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें उस टाइम चल रही थी। तो सबसे बड़ा सिचुएशन हमारे पास ये क्रिएट हुई कि हमें अपनी इकोनॉमी ग्रो कैसे करनी है, क्योंकि जब हमारे इकोनॉमी में जितनी चीज़ें थी वो तो अंग्रेज़ चुरा के ले गए, जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो सब ले गए मतलब अपने देशों के अंदर। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर यही चीज़ निकाली गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए कई सारी जो हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, यानी कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी या फिर सोशल इकोनॉमी से भी जानते हैं उसको, और लास्ट में आती है मिक्सड इकोनॉमी। तो अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद हमारे इंडिया ने जो चूज़ करा वो मिक्सड इकोनॉमी करी। तो मिक्सड इकोनॉमी करी तब भी हमारा उससे क्या हुआ, काम शुरू नहीं हुआ, इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर घुसना चाहता था इंडस्ट्री के अंदर तो उसके इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, इतने सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, यानी इतनी सारी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती थी, जिससे वो थक हार के खुद ही बैठ जाए कि भाई मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। तो इसीलिए इकोनॉमी रिफॉर्म्स निकाली गई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सारा बोझ नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है। सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट लोन तक लेती है, फिस्कल डेफिसिट का वजन बढ़ा देती है अपने ऊपर। तो बेसिकली ये सिंस 1991 के अंदर निकाला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन हुआ सबसे पहले। तो हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, यानी कि अब आप एबल हो, जो मर्जी चाहो वो बिज़नेस करो, बट कुछ बिज़नेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जैसे कि हथियारों के ऊपर, अल्कोहल की चीज़ों के लिए ऊपर। तो बेसिकली लिबरल कर दिया, यानी कि जो लाइसेंस की ड्यूटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें थी, लाइसेंस बार बार आपको लेना है, आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो उन सभी को ख़त्म किया और लिबरल कर दिया कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड ये कि प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, यानी कि पहले जो सब चीज़ें थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ही उनको चला रही थी। तो सबसे पहले प्राइवेट
दूसरे नंबर पे किया हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू, यानी कि अब जो इंडस्ट्री लगनी शुरू होंगी वो प्राइवेटाइजेशन हो सकती हैं, प्राइवेट होंगी, और जो गवर्नमेंट की कंपनियाँ वो भी कुछ ना कुछ बेच दी थी उस समय पे भी, तो प्राइवेटाइजेशन हुआ हमारा। और थर्ड आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण शुरू हुआ, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुए हमारे कल्चर का, गुड्स का, अल्टीमेटली सभी चीज़ों का। तो इसके बाद हमारे इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया था। प्राइवेटाइजेशन एक तरह से जो हमारी इकोनॉमी थी जो गिरी पड़ी थी उसको मजबूत करने में भी काफ़ी। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, और ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन के साथ आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सारे पॉइंट्स हमने कवर करे स्टेप बाय स्टेप। सो आज नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अगर आपको किसी भी वीडियो के पार्ट में या किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।